हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपने डेटा टाइप के जो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना पिछला सारा लेक्चर नंबर 2 जो है अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक, सो दैट अब हम जो लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं उसमें अपने डेटा टाइप के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप उसके साथ कनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है, जैसे हमारा जो डेटा टाइप चल रहा था, तो डेटा टाइप्स के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर लास्ट जो टॉपिक देखा था वो था हमारा सीक्वेंस वाला टाइप। ठीक है, और सीक्वेंस वाले टाइप के अंदर हम लोगों ने एक तो स्ट्रिंग पढ़ा था, और स्ट्रिंग के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट के बारे में, और लिस्ट के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा टपल के बारे में, या जिसको ट्यूपल भी कहते हैं लोग कभी। तो सीक्वेंस के अंदर ये जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, तो ये तीनों ऑप्शंस के बारे में, यानी तीनों टाइप के डेटास के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज जो लास्ट कैटेगरी है डेटा टाइप के अंदर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मैपिंग। ठीक है जी, तो आज हम लोग क्या करेंगे यार, इस मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस मैपिंग के अंदर जो मुझे डेटा टाइप दे रखा है उसका नाम है डिक्शनरी। तो आज हम अपनी इस डिक्शनरी वाले टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डिक्शनरी वाले टॉपिक को। अब देखो यहां पे, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ना है, वो क्या है, डिक्शनरी का डेटा टाइप। तो चलिए अब डिक्शनरी के अंदर क्या है, देखो जिस तरह से आपने लिस्ट पढ़ा, ठीक है, लिस्ट पढ़ा, लिस्ट में हम देख सकते थे कि हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। फिर हमने एक ट्यूपल को भी देखा, उसके बारे में भी हमें यही पता लगा भाई इसमें भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं उसका नाम डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। अब मैंने कहा यार लिस्ट है, लिस्ट में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ट्यूपल है, उसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं यहां पे कह रहा हूं कि भैया डिक्शनरी जो है, यार डिक्शनरी के अंदर भी खास बात क्या है कि डिक्शनरी के अंदर भी मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं। अब मैंने कहा भाई इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, तो अंतर क्या है। अब यहां ध्यान देंगे कि डिक्शनरी के अंदर जो आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो सारी वैल्यूज की कोलन वैल्यू इस पेयर के अंदर स्टोर होगी। मतलब इस फॉर्मेट में डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर होगा की कोलन वैल्यू पेयर में। लेकिन लिस्ट और टपल में डेटा जो मल्टीपल वैल्यूज है वो हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं, बल्कि उनको डायरेक्ट ही स्टोर कर देते थे। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन सी बात लग रही है, क्या आप बोलना चाह रहे हैं डायरेक्ट है, की वैल्यू है क्या मतलब ये। तो चलो अब इस समस्या का हम बैठ के क्या कर देते हैं, निवारण कर देते हैं। अब निवारण कैसे करेंगे, जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि भाई मेरी एक क्लास है और इस क्लास के अंदर बच्चे हैं 3, राम है, रवि है और ओम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों बच्चों की परसेंटेज जो आई है उसको स्टोर करना है। तो भाई मैंने कहा ठीक है जी, पहले राम की जो परसेंटेज है वो लिख देते हैं। राम की परसेंटेज है 95। ठीक है जी, रवि जो है, रवि की परसेंटेज है मान लो 86, और ओम है, ओम की परसेंटेज है मान लो 91। तो भाई मैं अभी फिलहाल यहां पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लेके इनको स्टोर करूंगा, जैसे राम का भी अलग से, रवि का भी अलग से और ओम का भी अलग से, ऐसे ही करना पड़ेगा ना यार अभी। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने का ऑप्शन मिल गया है, लिस्ट है, टपल है। तो अगर यही मैं इन सबकी परसेंटेज अगर मैं लिस्ट में स्टोर कर रहा हूं, तो भाई मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं पर के नाम से, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, और पहली एंट्री में राम की परसेंटेज, फिर रवि की परसेंटेज और फिर ओम की परसेंटेज मैंने स्टोर कर दी। यानी कि एक वेरिएबल पर के अंदर ही ये 3 मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो गई।
अच्छा, अगर यही काम मैं लिस्ट की बजाय अगर टप्पल से करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें ऐसे राउंड ब्रैकेट लगाने हैं 95, 86 और 91। लो जी, इसमें भी स्टोर हो गया। बस हाँ, ये फर्क है कि भैया मैं लिस्ट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन टप्पल के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। और ये मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं कि भैया जो हमारी लिस्ट होती है वो क्या होती है, लिस्ट होती है म्यूटेबल, और जो टप्पल हमारी या ट्यूपल जिसको हम कहते हैं ये होता है इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये दोनों में अभी फिलहाल फर्क है। अच्छा, अगर मान लो मैं यही बच्चों की परसेंटेज जो है मैं डिक्शनरी में स्टोर करने के बारे में सोचूं, क्योंकि डिक्शनरी भी तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकती है ना भाई। जिस तरह से लिस्ट और टप्पल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही हैं, तो उस तरह से डिक्शनरी में भी तो हो रही हैं। लेकिन अब डिक्शनरी में वैल्यू डालने का क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि मैं यहां पे हर एक वैल्यू के साथ एक की जोड़ सकता हूं, और ये की एक तरह से ये रिप्रेजेंट करेगी कि यार ये वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे पर नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूं, तो भाई डिक्शनरी में एंट्री कैसे डालते हैं, करली ब्रैकेट से। जैसे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में ऐसे राउंड ब्रैकेट, उसी तरह से डिक्शनरी के अंदर लगते हैं हमारे करली ब्रैकेट। अब जैसे मैंने बोला डिक्शनरी में हर एंट्री की कोलन वैल्यू पेयर से स्टोर होगी, तो देखो अब मैं यहां पे कैसे स्टोर कर सकता हूं। मैंने लिखा राम कोलन 95, फर्स्ट एंट्री मैंने डाल दी। तो देखो ये पूरी क्या है, मेरे इस डिक्शनरी की सबसे पहली एंट्री है, और इस पहली एंट्री के अंदर ये जो राम है ये क्या है, की है, और ये जो 95 है ये क्या है, वैल्यू है। अब मैं एक और एंट्री डालता हूं, जैसे मान लो रवि का था, तो मैंने लिखा जी रवि कोलन, अब रवि के कितने परसेंटेज है, 86। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओम, तो भैया मैंने ओम लिखा और कोलन, और ओम की परसेंटेज क्या है, 91, और उसके बाद अपने करली ब्रैकेट बंद कर दिए। तो अगर आप नोटिस करें तो यहां पे हर एक एंट्री जो हर एक डेटा जो है वो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आ गया, जैसे लिस्ट में और ट्यूपल में डायरेक्टली आ जाता था, लेकिन डिक्शनरी के अंदर वो डेटा डायरेक्टली नहीं आया, बल्कि वो किस फॉर्म में आया कि भैया उसके साथ एक की हमने लगा के रखी। अब ये चीज का ध्यान रखना कि जो हम डिक्शनरी में डालते हैं डेटा, तो जितनी भी कीज होंगी वो सारी कीज यूनिक होनी चाहिए। मतलब ओम मैंने यहां पे लिख दिया तो ओम अब दोबारा नहीं आना चाहिए इसके अंदर, यानी कि जो कीज होंगी इसकी सारी, वो सारी की सारी कीज क्या होंगी, यूनिक होंगी, यानी सारी कीज अलग अलग ही होंगी। लेकिन हां, जो वैल्यूज है वो सेम भी हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सारी वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हों। ठीक है, जैसे यहां पे 95 है, 86 है, 91 है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी डिफरेंट हो। भाई कल को मान लो ओम की भी 95 परसेंटेज हो, मैं यहां पे 95 भी लिख सकता हूं यहां पे। ठीक है, बस हां, जो कीज हैं वो सारी की सारी यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक लास्ट डेटा टाइप था हमारा जो हमने डिक्शनरी के अंदर देख लिया। ठीक है, तो इस डिक्शनरी वाले टॉपिक को फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सो दैट फिर इसके बाद मैं आगे के टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। तो अब देखो, सपोज हमने अभी क्या कर लिया, यहां पे हम लोगों ने यहां पे सारे डेटा टाइप्स एक एक बार देख लिए। ठीक है जी, तो अब देख लो यहां पे, जैसे मान लो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यार ये जो 50 आया है यहां पे, ये 50 क्या है, लिटरल है, लेकिन कौन सा लिटरल है, ये भैया इंटीजर लिटरल है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा a 6.5, तो यार ये जो 6.5 लिखा है, ये 6.5 वैल्यू भी क्या है, लिटरल है, लेकिन कौन सी लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ठीक है, ये कौन सा लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अच्छा, अगर मान लो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 3 + 5j, तो जो 3 + 5j है भैया ये भी क्या है, ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसको भी हम लोग कहेंगे लिटरल। लेकिन ये कौन सा टाइप का लिटरल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अगर मान लो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू ट्रू, तो अब ये जो ट्रू शब्द आपने लिखा है, ये ट्रू शब्द भी क्या है, ये भी एक लिटरल है, लेकिन कौन से टाइप का लिटरल है, ये है बूलियन लिटरल, बूलियन लिटरल। अच्छा, अब जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर रमेश, तो ये जो रमेश लिखा हुआ मैंने डबल कोट्स के अंदर, भैया ये भी रमेश भी क्या है, ये भी एक लिटरल है, लेकिन कौन सा लिटरल है भैया, ये स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 653, तो ये जो 653 जो है ये भी क्या है भैया, ये लिटरल है, लेकिन ये किस कैटेगरी का लिटरल है, ये लिस्ट टाइप का लिटरल है। ठीक उसी प्रकार से अगर कल को मैं a इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में लिख दूं 653, तो राउंड ब्रैकेट में जो 653 आ रखे हैं ये भी क्या है यार, ये भी लिटरल है, लेकिन कौन से टाइप के लिटरल हैं यार, ये टपल कह लो या ट्यूपल कह लो, उस टाइप के लिटरल है। अच्छा, अब उसी तरह से अब मान लो मैंने a इज इक्वल टू ऐसे लिख देता हूं, एक डिक्शनरी बना लेता हूं 1016 1025 और 1033 और करली ब्रैकेट बंद। तो यहां पे जितनी भी एंट्रीज आप देख रहे हो, जैसे मान लो ये एंट्रीज है, तो भैया इस एंट्री के अंदर ये जो पहला है ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है, दूसरी एंट्री जो है हमारी ये वाली, इस एंट्री के अंदर क्या है कि भैया ये 102 की है और 5 वैल्यू है। ऐसे ही सेम टू सेम 103 एंट्री के साथ भी है कि भैया इस की के अंदर 103 वाली एंट्री के अंदर क्या है कि भैया ये 103 मेरी की है और ये वैल्यू है। ठीक है जी, और ये सारा का ये जो पूरी डिक्शनरी बनी हुई है, मेरा ये पूरा डेटा जो है ये भी क्या कहलाएगा, ये हमारा लिटरल कहलाएगा, लेकिन किस टाइप का लिटरल कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा डिक्शनरी लिटरल। ठीक है, तो आई होप ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखे हैं, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया डेटा टाइप्स के बारे में और लिटरल के बारे में मेनली। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसको हटाने वाला हूं, तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है जी, नाउ अब आपने यहां पे डेटा टाइप्स पढ़ लिए सारे। ठीक है, और लिटरल टॉपिक हमारा चल रहा था, लिटरल के अंदर हम लोग ने डेटा टाइप्स कवर कर लिया। सो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा था टोकन का, तो टोकन वाले टॉपिक के अंदर से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो जी, अभी हम लोगों ने इसके अंदर एक पढ़ लिया कीवर्ड के बारे में। ठीक है जी, कीवर्ड के बाद दूसरा हमने इसमें पढ़ा आइडेंटिफायर के बारे में, और आइडेंटिफायर के बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा यहां पे लिटरल के बारे में, और लिटरल टॉपिक के अंडर ही मैंने डेटा टाइप्स भी आपको यहां पे समझा दिया, बता दिया कि डेटा टाइप क्या होता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिटरल को समझने के लिए पहले मुझे डेटा टाइप पता होना चाहिए ना, कि भाई किस किस प्रकार का डेटा पाइथन में सपोर्टेड है। तो जिस जिस टाइप के डेटा को पाइथन सपोर्ट कर रहा है, भाई उसी उसी टाइप के तो लिटरल यूज हो पाएंगे हमारे पास यहां पे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो हमारे पास है ऑपरेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर का, जरा इसको समझते हैं यहां पे। तो भाई ऑपरेटर यहां पे के क्या रोल प्ले करते हैं, देखो जो हमारे पास चौथा टोकन है, फोर्थ टोकन, अब ये फोर्थ टोकन क्या है हमारे पास, ऑपरेटर का। ठीक है, अब देखो ऑपरेटर क्या बताते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a प्लस बी, इसमें a इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है जी, और जो हमारा b है इसको भी हम ऑपरेंड ही कहते हैं। अच्छा, तो यार जो बीच में जो प्लस का सिंबल लगा ये क्या है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर डिसाइड करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेटा के ऊपर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भैया जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स डिसाइड द टाइप ऑफ ऑपरेशन
परफॉर्म्ड ऑन डेटा, यानी कि जो तुम्हारा डेटा है उस डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेटर्स काम करेंगे। तो यानी कि जो एक सिंपल सी बात है यहां पे ऑपरेटर से हमें यह पता लगता है कि जो भी हमारा डेटा है उसके ऊपर क्या काम परफॉर्म होगा, ये ऑपरेटर ही हमें बताता है। जैसे यहां पे ये प्लस वाला ऑपरेटर ये बता रहा है कि भैया ए और बी की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये मैंने कैसे जाना कि ऐड ही हो जाएगी, ये मैंने प्लस वाले ऑपरेटर को देखा और इसको देखकर मुझे पता लगा कि भैया कौन सा टाइप का वर्क परफॉर्म होने जा रहा है। अब ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप हैं। ऑपरेटर का पहला टाइप हमारे पास आ गया जिसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो एक हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखेंगे यहां पे जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है जी, रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखेंगे यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है जी, लॉजिकल ऑपरेटर है डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि ये भाई आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। और इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट हमारा और ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एज द मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ये 5 तरह के ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास यहां पे यूज होंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है यार, वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को समझ लो, इनके अंदर कौन कौन से टाइप के सिंबल्स दे रखे हैं और हर सिंबल का क्या मैथमेटिकल या क्या वर्क से उन सिंबल्स का क्या लेना देना है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे अपने इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स के बारे में लिखा है ये फटाफट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, सो दैट हम आगे अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, नाउ अब देखो, अब क्या है, अब हम यहां पे देखेंगे कि भैया जो अपने ऑपरेटर्स हैं अब उनको वन बाय वन हमने स्टडी करना है। तो पहला शुरुआत मैं कर रहा हूं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अब भैया जो मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये क्या है, तो भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल, डिवाइड के लिए सिंगल स्लैश और डबल स्लैश आता है फ्लोर डिवीजन के लिए। डबल स्लैश किसके लिए है, फ्लोर डिवीजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज। ये किस लिए होता है भाई, ये होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास बच गया वो है डबल स्टार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे इस डबल स्टार वाले ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अच्छा अब जरा इन ऑपरेटर्स के बीच का डिफरेंस भी थोड़ा सा समझ लेता हूं मैं कि भाई क्या क्या होता है। अब देखो यार, ये प्लस है, ये तो सिंपल है, माइनस सिंपल है, मल्टीप्लाई सिंपल है, डिवाइड के लिए ये है, लेकिन यहां पे ना एक और ऑपरेटर्स के साथ दे दिया जिसका नाम है फ्लोर डिवीजन। तो अब जरा हमें सबसे पहले ये जानना है कि यार ये जो स्लैश है यानी कि जो हमारा डिवीजन वाला ऑपरेटर है, ठीक है, और एक हमारा डबल स्लैश है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो भैया जानना हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों तरह के ऑपरेटर्स में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं इनके अंतर के बारे में कि भैया इस वाले ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है और उस वाले ऑपरेटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अब देखो, ये दोनों ही ऑपरेटर कब इस्तेमाल होंगे, जब डिवीजन होगी। अब जब कभी भी डिवीजन होती है तो डिवीजन में क्या होता है यार, एक होता हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, एक ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, ये ऑब्वियसली नंबर्स होंगे, बट अब यहां पे क्या है कि अगर सपोज मान लो ये न्यूमरेटर मेरा इंटीजर टाइप है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर भी मेरा इंटीजर टाइप है, ये हो सकता है।
या ऐसा केस भी हो सकता है कि मेरा न्यूमरेटर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, डिनोमिनेटर इंट टाइप है, या न्यूमरेटर अपना इंट टाइप है बट डिनोमिनेटर मेरा फ्लोट के टाइप है, या फिर हम यहां पे फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट कर, यानी कि न्यूमरेटर भी फ्लोट में है और डिनोमिनेटर भी फ्लोट में है। तो देखो जब ये सिंगल स्लैश लगता है, यानी डिवीजन वाला ऑपरेटर लगता है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां में पता लग गया है कि जब भी सिंगल स्लैश इस्तेमाल होगा तो जो भी आपका आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। अच्छा, मैंने कहा यार चलो ठीक है, अगर डिवाइड करने पर नंबर के पीछे 0 आ रहा है तब तो ठीक है, या नंबर डेसिमल के बाद कोई डेटा आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यार ये कह रहा है कि भैया जो भी तुम डिवीजन करोगे आंसर तुम्हें फ्लोटिंग पॉइंट में ही देगा। अब मैंने कहा यार भाई अगर मान लो मैं कोई ऐसी डिवीजन कर दूं जिसमें कुछ डेसिमल आने का चक्कर नहीं है, फिर तो उस बात में ये क्या करेगा, उस डेटा के साथ 0.0 लगा देगा। अब जरा इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, ये डिवीजन वाले एग्जांपल को देखो। अब डिवीजन वाले एग्जांपल में आ गए हम यहां पे, तो यहां पे हमें क्या पता लगा कि भाई चाहे जो मर्जी डिवाइड हो, तुम्हारा अल्टीमेट आंसर किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने करा 7 डिवाइड बाय 2, तो इसको देख के पता लग रहा है 7 डिवाइड बाय 2 3.5 आएगा, और ऑब्वियसली इस आंसर में कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि ये सिंगल स्लैश लगा है, सिंगल स्लैश डिवीजन वाला ऑपरेटर है, और इसमें आंसर तो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आता है। और यहां पे बढ़िया बात ये थी कि भैया मेरा जो आंसर आ रहा था 7 डिवाइड बाय 2 करने पर वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही था, यानी डेसिमल में ही वो नंबर था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना। अब जरा मैंने लिखा 8 डिवाइड बाय 2, यार मुझे पता है 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, बात खत्म। लेकिन अभी ये कौन सा स्लैश लगा हुआ है, डिवीजन वाला ऑपरेटर, और यहां मैंने देखा डिवीजन वाले हर केस में जो भी आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट में। तो देखो अब 8 डिवाइड बाय 2 आंसर तो 4 आ गया, तो भाई अभी उस 4 को फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें, कोई बात नहीं, इसको जो भी आंसर है उसके आगे 0.0 लगा दो। ठीक है जी, तो अगर आंसर डेसिमल में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 0.0 लगाओ ताकि वो इस रूल के अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई हो सके। अच्छा, अब बारी आती है फ्लोर डिवीजन की। इसमें इंटीजर, फ्लोर डिवीजन इंटीजर, फ्लोट, फ्लोर डिवीजन इंट, इंट, फ्लोर डिवीजन फ्लोट, और फ्लोट, फ्लोर डिवीजन फ्लोट। ठीक है जी, ऐसे ले लिया हमने यहां पे, यही 4 केस यहां पे बनेंगे। बट अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना है कि भाई जब न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो फ्लोर डिवीजन के केस में जो भी आंसर आता है आपका, उस आंसर से रिमूव कर दिया जाएगा क्या, डेसिमल वाला डेटा। रिमूव क्या कर दिया जाएगा, डेसिमल वाला डेटा। अब आ जाओ इन सारे केसेस के अंदर क्या होगा। अब देखो इन सारे केसेस के अंदर कहता है कि भाई पहले जो भी तुम्हारा आंसर निकला, पहले उस आंसर में से रिमूव डेसिमल पार्ट डेटा, उसको डेसिमल पार्ट वाले डेटा को हटा दो। ठीक है, और डेसिमल पार्ट वाले डेटा को हटाने के बाद प्लेस 0.0 एट एंड। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखो अब यहीं पे आते हैं डिवीजन वाले में अपना। अगर मैंने करा 8 डिवाइड बाय 2, अब यार 8 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, अच्छा फ्लोर डिवीजन लगा देते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे अगर बाई चांस यहां पे फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यार 8 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो हमें पता है फ्लोर डिवीजन में इंटीजर, फ्लोर डिवीजन इंटीजर, जो भी तुम्हारा आंसर बनेगा उसमें से रिमूव डेसिमल पार्ट रिमूव कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी 8 फ्लोर डिवीजन 2 में कोई डेसिमल पार्ट नहीं बना, तो जो डेटा है वो एज इट इज आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भैया और केसेस में क्या होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 8.0 फ्लोर डिवीजन 2, अब क्या इसमें आंसर आएगा।
अब देखो 8.0 है फ्लोट और 2 है इंट, तो अब तो ये केस आ गया। यहां पे क्या है कि जो भी तुम्हारा आंसर बनता है, जैसे यहां पे अभी आंसर क्या बन रहा है 4.0, तो जो भी तुम्हारा आंसर बन रहा है उसमें से डेसिमल पार्ट रिमूव कर दो, और रिमूव करने पर ये क्या रह जाएगा सिर्फ 4, और उसके बाद लास्ट में उसमें 0.0 ऐड कर दो, तो 4.0 ये बन गया हमारा यहां पे आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा और इसका आंसर ये रहा। ठीक जी, तो आई थिंक शायद डिवीजन एंड फ्लोट डिवीजन में समझ में आया। बस ये ध्यान रखना, फ्लोट डिवीजन में इंटीजर, फ्लोट डिवीजन इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में ही आएगा, यानी डेसिमल पार्ट जो भी आंसर में आ रहा है उसको हटा देंगे सीधा। लेकिन बाकी सब केसेस में ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है पहले उस आंसर में से डेसिमल पार्ट रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद आपके आंसर में 0.0 लास्ट में ऐड कर देंगे। तो जैसे यहां पे हुआ 8.0 फ्लोट डिवीजन 2, आंसर आया होगा उसका 4, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, जो बोला था बात उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 को क्या कर दिया 4.0 बना दिया। ठीक है जी, ये बात क्लियर है ना सबको कि डिवीजन में चाहे जो मर्जी केस हो आंसर आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। फ्लोर डिवीजन में अलग अलग की बात है कि फ्लोर डिवीजन में अगर इंटीजर और फ्लोर डिवीजन इंटीजर हो रहा है, यानी इंटीजर फ्लोर डिवीजन इंटीजर, तो आंसर तुम्हारा इंटीजर में आएगा। लेकिन इसके अलावा और जो भी केसेस बनेंगे एक तरह से उसमें तुम्हारा आंसर किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, यानी डेसिमल में ही आएगा। ठीक है जी, अगर नहीं भी आ रहा तो हम 0.0 लगा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे डिवीजन और फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के बारे में देखा ना, उसके बाद नेक्स्ट आता है ये परसेंटेज वाला। ठीक है, तो फटाफट जरा पहले इसको नोट कर लो ताकि इसके परसेंटेज और ये डबल स्टार जो एक्सपोनेंशियल वाला ऑपरेटर है उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नाउ अब देखो, अभी हम लोगों ने जो देखा था उसमें क्या था, उसमें था हमने यहाँ पे डिवीजन और फ्लोट डिवीजन देख लिया था। नाउ अब उसके बाद एक परसेंटेज जिसको रिमाइंडर लिखा है, और इसको हम बेसिकली मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज मींस मॉडुलस, यानी वही रिमाइंडर निकालना। अब इन दोनों ऑपरेटर का जरा देखें, इन दोनों ऑपरेटर का क्या यूज है। अब देखो जी, यहां पे अब पहला जो दिख रहा है यहां पे वो है परसेंटेज। अब ये परसेंटेज वाला जो सिंबल होता है ये निकालता है आपका रिमाइंडर। ठीक है जी, अगर मान लो मैं लिखता हूं 7%2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो 7 है, 2 से करो 3 से जाएगा, 3 2 6, यहां पे 1, सो दिस 1 इज द रिमाइंडर। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज का सिंबल, ये इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं, क्वेश्चन नहीं निकालता, ये क्या निकालता है, रिमाइंडर जो बचेगा वो निकाल के देगा आपको। ठीक है, अगर कल को मैंने कर दिया है 8 मॉडुलस 2, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है जी, तो इस तरह से रिमाइंडर निकालता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेटर दे रखा है मुझे डबल स्टार। ठीक है, तो ये डबल स्टार जैसे हमें पता ही है यार, ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 3 की पावर 4, अब वही अगर मैं इस ऑपरेटर को यूज करके करूंगा तो 3 डबल स्टार 4, तो ये भैया 3 की पावर 4 ही बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे जितने भी थे अभी हम लोगों ने पढ़े थे, तो एक तरह से मैंने सबके बारे में बता दिया, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। तो हमने सारे ही मोस्टली सारे टाइप हमने यहां पे क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं टोकन के अंदर की चीज, और ऑपरेटर वाले टॉपिक के अंदर क्या है, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, और पहला सब टॉपिक हमने उठाया उसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन सब का मीनिंग आपको समझा दिया, उन सब की वर्किंग आपको समझा दी कि भैया काम किस तरह से होएगा, किस तरह से काम हो रहा है। तो बस अब ये आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ और ऑपरेटर्स जो पाइथन में सपोर्टिव है
उन ऑपरेटर्स को भी हम समझेंगे। ठीक है जी। तो अब मैं अपनी क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। हाँ, आपको अब ध्यान रखना है कि भैया तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि भाई अब रिवीजन, जो रिवीजन है लेक्चर नंबर 1, 2 और अब ये 3 आने वाला है, तो रिवीजन आपकी मस्ट है। हमेशा याद रखना कि जब आपको पता है कि यार मेरा लेक्चर आने वाला है, तो आने से पहले पुराना वाला सारा कंप्लीटली पढ़ के आओ, तब आपका आगे वाले से कनेक्शन बना रहेगा और बिल्कुल हर एक चीज आराम से आपको समझ में आती रहेगी। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर नंबर 3 यहीं पे फिनिश करते हैं और अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में विद सम मोर ऑपरेटर्स। तो अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, अगली क्लास में कुछ और ऑपरेटर्स जो हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।